डॉक्टर गिरधर ज्ञानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महानिदेशक हैं एएचपीआई के, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ज्ञानी आपका हमारे शो पर। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है सर। 11 साल बाद सेंटर ने ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे डेटा रिलीज़ किया है और उसमें पर्टिकुलरली अगर आप इलाज के खर्चे की बात करेंगे तो हॉस्पिटल का नहीं है बल्कि डॉक्टर की फ़ीस और दवाओं का खर्च जो है वो लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है सर। इससे पहले कि मैं जो ऑनगोइंग डिबेट है जिसका आप भी पार्ट रहे हैं, आपने सेंटर को भी चिट्ठी लिखी है, अपनी बात रखी है कि भाई क्या वाकई में सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज एक जैसा हो सकता है। मैं थोड़ा सा इस पर आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव समझना चाहूँगा कि ये लगातार जो बढ़ता इलाज का खर्च है लोगों पर, ये कैसे कम किया जा सकता है सर? और क्या ये ऐसा एक अनिर्वचनीय किस्म का प्रश्न है जिसका कभी समाधान नहीं निकलेगा? देखिए, मैं कई बार कहता हूँ कि हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो करीब 47 या 42 साल हुआ करती थी और आज वो बढ़ के 78 साल हो गई है। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली हमारी हेल्थ सर्विसेज का इसमें योगदान है, तभी आज लोग जो 78 साल तक जिंदा रहने की बात करते हैं, अब तो 85-90 साल की भी बातें हो रही हैं। अब सवाल ये है कि इस हेल्थ केयर की वजह से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई है, तो इसके ऊपर आपको खर्चा तो करना है। अब खर्चा सरकार करे या आप इंडिविजुअल करें, ये हमें डिसाइड करना है। आप देखिए कि हम जब घर का बजट बनाते हैं, बच्चों की फीस निकाल के रखते हैं, उस पे कोई सवाल उठाते नहीं हम लोग। राशन के लिए हम लोग पता है हमें इतना खर्चा करना ही है। मकान का किराया देने के लिए या कोई किस्त देनी है वो करना ही है। हेल्थ केयर में हम ऐसा नहीं सोचते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है हम्म। कि हमें ये देखना है कि हमारी हेल्थ केयर, ऑफ कोर्स हेल्थ केयर क्या है ना, एक ये नहीं है कि हर महीने में इतना खर्चा होना है, कभी होना है कभी बिल्कुल नहीं होना है, और होना है तो कभी बहुत होना है। इसीलिए ये इंश्योरेंस स्कीम बनाई गई है। अब हेल्थ केयर अगर देखा जाए तो ये सरकार की जिम्मेदारी है ज्यादातर, हम्म। जिसके लिए वो स्कीमें चलाते हैं। आयुष्मान भारत स्कीम जब बनी थी तो ये विश्व की सबसे बड़ी स्कीम बनी है कि 40% पॉपुलेशन इंडिया की जो है उसका फ्री इलाज होगा और 5 लाख तक का उनको वो मिलेगा। ठीक। अब आप देखिए, अगर हमारी 40% पॉपुलेशन वहां कवर्ड है, 15-20% हमारी सीजीएचएस ईसीएचएस वहां कवर्ड है, करीब 20% लोगों ने प्राइवेट इंश्योरेंस ले रखी है, तो तकरीबन इस तरह से देखें तो 70% पॉपुलेशन धीरे धीरे करके हम उस स्टेज पे आ रहे हैं कि जिनको कुछ ना कुछ इंश्योरेंस मिलने वाला है या मिल रहा है। ठीक। हमें अब बचती है सिर्फ 30% पॉपुलेशन। तो अब सवाल यह है कि सरकार को एक तो अपने इंश्योरेंस का दायरा बढ़ाना है। हम्म। जो आयुष्मान भारत में कैटेगरीज थी उनको थोड़ा बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। साथ साथ आपको वो फिनांस मुहैया कराना है, आपके बजट में वो रखना है। अगर आपके बजट में पैसा नहीं है, इंश्योरेंस स्कीम बना भी देंगे तो वो चलेगी कैसे, क्योंकि आप हॉस्पिटल को पैसा दे नहीं पा रहे हैं। नंबर वन। नंबर टू ये है कि जो आपने थोड़ी देर पहले कही कि सरकारी तंत्र को मजबूत करना है। हम्म। सरकारी तंत्र को मजबूत करने का मतलब है कि देखिए, इस समय हमारे पास जितने भी बेड्स हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के, उसमें 40% गवर्नमेंट के पास, सॉरी, गवर्नमेंट के पास है और 60% बेड हमारे प्राइवेट के पास है। ठीक है। सबसे बड़ी बात एक आपको मैं ऐड करूंगा इसमें, हम्म। 85%, 85% जो टर्शरी केयर बेड्स होते हैं, जिसकी जरूरत पड़ती है लोगों को, भयंकर कोई बीमारी हो या सीरियस बीमारी हो, वो प्राइवेट सेक्टर में है। क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने तंत्र में इस तरह के बेड्स को ऐड कम किया या किया ही नहीं है। तो सरकार की मंशा ये होती है कि हम खर्च कैपेक्स में क्यों करें, हम क्यों बेड के नए हॉस्पिटल बनाएं, प्राइवेट को बनाने दो, हम उनसे स्वास्थ्य सेवाएं खरीदेंगे, गरीबों को दिलवाएंगे और हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल को पैसा देंगे। तो ये स्कीम पे ऊपर सरकार ज्यादातर काम कर रही है, हम्म। जिसकी वजह से अब प्राइवेट जो, अगर आप सेवाएं लेंगे तो उनकी जो कॉस्ट होगी वो तो होगी ना। ठीक है। क्योंकि इसको कॉस्ट को जो आप कहते हैं ना कि ज्यादा है ज्यादा है, अरे भाई, किसी ने ये कभी कोशिश की है कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी होती है? क्या सरकार ने कभी अपनी अस्पतालों में ये कोशिश की है कि कितना खर्च एक मरीज के ऊपर हम करते हैं?
फ्री तो दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल खर्च कितना करते हैं ये हमने कभी गुणा भाग किया नहीं है। हमें आई थिंक वो ज़रूरत है वो गुणा भाग करने की, नहीं, प्राइवेट में भी, सरकार में। एब्सोल्युटली सर। अब आप जो कह रहे हैं कि भाई एक्चुअल में इलाज का खर्चा कितना है और सरकार के एफर्ट्स और प्राइवेट में मिला के वो एक्चुअल में कितना कम है, इसका आंकड़ा तो होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर अभी जो प्रेजेंट हमारे पास जो आंकड़े हैं, जो ताज़ा एनएसएसयू की रिपोर्ट कहती है, वो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है हेल्थ पे और इलाज पे अपने, वो गाँवों में 3600 के आसपास है और शहरों में इसका ठीक दुगुना है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ सर कि किसी एक सामान्य एक आम आदमी का गाँव में 3500 रुपये अपने इलाज पे खर्च कर रहा है, 6500 रुपये अगर वो शहरों में अपने इलाज पर मासिक खर्च कर रहा है, सर वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा? क्या हम इसको कम कर सकते हैं क्या? देखिए, हमने एक बहुत पुरानी एक सजेशन थी कि आजकल हर एक के पास मोबाइल है, हर एक के पास मोबाइल है। हम्म, आपका चाहे वो प्री पेमेंट वाली है या पोस्ट पेमेंट वाली है, अगर हम उसमें 1 रुपया पर डे के हिसाब से हम्म, हम उसमें बिल में डाल दिया करें, 30 रुपया 1 महीने का, हम्म। तो हमारा उस समय एस्टीमेट था कि इस अमाउंट से हम पूरे भारत का इलाज कर सकते हैं प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू। ये ओके। एक छोटा-सा उपाय है, बट क्योंकि कैसे बट सर कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए, जब तक आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं तब तक तो मैं मानता हूं कि इस तरह की कोई भी अगर केंद्रीय योजना है पर डे 1 रुपए वाली भी है तो उसको भी आपको ऑर्गेनाइज करके, सेंट्रलाइज करके बीमा के थ्रू ही देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे तो शर्त ही ये है ना कि आप हॉस्पिटलाइज होइए। जो खर्चा बढ़ रहा है, जो एनएसएसयू की रिपोर्ट बता रही है कि हाँ, बाहर आदमी जा रहा है, डॉक्टर की फीस है, लैब के दुनिया भर के टेस्ट हैं, आपके ओवर द काउंटर बहुत सारी दवाएं उसको लेनी पड़ती हैं। ऐसा माहौल अभी बना नहीं है कि बात बात पे वो हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करवा पाए। वो इकोसिस्टम क्या ठीक हो जाएगा सर 1 रुपए पर डे से? नहीं, वो देखिए, ओपीडी सर्विसेज को इंश्योरेंस के दायरे में हमें लाना पड़ेगा, वो इस समय है नहीं। एब्सोल्युटली। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ज़्यादातर खर्चा हमारा, ज़्यादातर क्या मतलब, वो खर्चा तो है ही है। लेकिन ये अभी अगर हम ये स्कीम में इतना पैसा इकट्ठा कर लें, हम कुछ नई इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में आ रही हैं, वो इसके ऊपर सोच रही हैं कि हम होलिस्टिक ट्रीटमेंट के लिए मरीज को ओपीडी वाली, देखिए मैं आपको बताता हूँ आपकी एक बात, जैसे बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट है जैसे, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज के लिए ये करके रखा है कि आपका अगर भर्ती होंगे तो इतना पैसा, 20 लाख तक आपको हम खर्चा निभाएंगे, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी रखा कि 50,000 रुपए अमाउंट ऐसा भी है जहां आप ओपीडी में जाइए, टेस्ट कराइए, वो उसमें से आप दे सकते हैं। ठीक। ये स्कीमें कुछ प्राइवेट कंपनियां चला रही हैं ऑलरेडी। ऐसा ही कुछ हमें साधन निकालना पड़ेगा। हाँ। पैरेलली जो आपने कहा, अगेन मैं उसी लाइन पे आ रहा हूँ कि सरकार को कम से कम जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनना चाहिए थे, ये 1.5 लाख सरकार ने जो वायदा किया हुआ है उसमें काम चल रहा है, उसको थोड़ा सा तेजी लानी है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तेजी लानी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में तेजी लानी है। तो जो गांवों की आपकी समस्या है वो वहां सॉल्व हो सकती है कि अगर हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को अगर हम दुरुस्त कर दें, दुरुस्त का मतलब यही है कि वहां पे कम से कम मिनिमम 1 डॉक्टर, 1 2 3 नर्सेज को वहां पोजीशन कर दें, करेक्ट। तो मेरा मानना है कि ये बहुत हद तक समस्या सॉल्व हो सकती है। ऑल राइट सर। और मैं एक यहाँ दूसरी पर बात। अपने दर्शकों के लिए एक थोड़ा सा डेटा इसलिए बता दूं क्योंकि हम क्यों कह रहे हैं कि अगर आपने इन खर्चों पर लगाम नहीं लगाई। देखिए, जो मैं कह रहा हूं कि जो एक्सपेंडिचर सर्वे आया है एनएसएसओ का, 11 साल बाद आया है, इसमें अगर आप देखेंगे, पिछले दिनों हमने रिपोर्ट भी बताई थी, एक सुखद तस्वीर क्या थी? सुखद तस्वीर ये थी कि ग्रामीण इलाकों में भी अब लोग प्रोटीन डाइट ले रहे हैं। वो अनाज, दाल, ये सब कम ले रहे हैं और फल, सब्जियां, मांस, अंडे ज्यादा ले रहे हैं। ये एक बढ़िया भारत की तस्वीर है, उभरते हुए भारत की तस्वीर है। लेकिन एक पिक्चर का दूसरा फ्लिप साइड देखिए। एम्स की रिसेंट एक स्टडी आती है, ये गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और मानव पोषण विभाग है एम्स का, जिन्होंने रिसेंटली एक स्टडी में पाया कि अगर इलाज का खर्च बढ़ जाता है, जो कि एनएसएसओ का डेटा बता रहा है कि इलाज का खर्च बढ़ा है, अगर ये बढ़ता रहा तो लोग सबसे पहले कटौती करेंगे अपनी हाई प्रोटीन डाइट में, यानी कि पौष्टिक भोजन में। वो मांस कम करेंगे, अंडा कम करेंगे, वो फल सब्जियां कम करेंगे और उसकी जगह पर फिर वो सस्ता अनाज, मोटा अनाज जिसमें कार्ब ज़्यादा हैं, जो कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स में जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनकी तरफ ज़्यादा जाएंगे। तो एक महीन रेखा है साहब, एक महीन रेखा। भारत बढ़ रहा है,
अगर आपने इलाज का खर्चा कंट्रोल नहीं किया तो भारत वापस फिर 20 साल 30 साल पुरानी स्थिति में आ जाएगा। इसलिए हम बात कर रहे हैं सर। अब मेरा सवाल आपसे ये है सर, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, आप लोगों ने भी चिट्ठी लिखी है, आप क्यों मान रहे हैं सर कि प्राइवेट अस्पतालों में और सरकारी अस्पतालों में इलाज एक समान नहीं हो पाएगा? क्या क्या चैलेंजेस आपको लग रहे हैं सर? नहीं, सरकारी अस्पतालों में जो इलाज का रेट है जी। वो तो प्योरली सब्सिडाइज है ना। आपने उसका एक्चुअल कॉस्ट थोड़ी हम चार्ज करते हैं गरीब हम फ्री भी देते हैं, किसी केसेस में 5,000 ले लेते हैं, किसी केस में 10,000 ले लेते हैं, तो ये तो एडहॉक तरीके से चार्ज किया जाता है। तो उसको प्लीज आप प्राइवेट से कंपेयर मत करिए। हमने एक छोटी स्टडी की थी बहुत दिन पहले कि दिल्ली गवर्नमेंट में एक दिन का खर्चा करीब 7,500 रुपये आता है अगर मरीज वहां पे भर्ती होता है तो। इलाज कुछ भी हो रहा हो, 7,500 रुपये खर्चा करना ही करना पड़ता है सरकार को टू मेंटेन दैट बेड। अगर 3 दिन एडमिट हुआ तो करीब करीब 24,000 का खर्चा गवर्नमेंट करती है, लेकिन पेपर पे फ्री होता है वो। ठीक है। तो अगर हम ये दिखा दें कि आप 24,000 रुपये खर्च कर रहे हैं मरीज के ऊपर, मरीज को भी पता चल जाएगा कि अरे भाई मेरे ऊपर 24,000 का खर्चा हो रहा है, और जब मैं प्राइवेट में जाता हूँ वहां हो सकता है 30,000 का खर्चा हो। करेक्ट। तो कम से कम उसको ये कंपैरिजन हो जाता है कि हाँ प्राइवेट और इसका ये कितना है। तो ये जो बट एग्जैक्ट सर, इसका फिर इसका आंसर कैसे निकालेंगे सर? आपने पिछले दफे मेरे शो पर कहा था कि एक हेल्थ रेगुलेटर हो। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनका महंगा इलाज ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, बल्कि इलाज के ऊपर कोई कैप ना होना लोगों को ज्यादा दुखदाई और पीड़ादायी लगता है। तो क्या कोई कैप लगा दे सर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए भी? नहीं, देखिए ऐसा है, जो हमारे देखिए एक बात तो आपको मैं बता दूं, सप्लाई एंड डिमांड हर जगह काम करती है। अगर हमारे देश में एनफ नंबर ऑफ हॉस्पिटल खुल जाएंगे, एनफ नंबर ऑफ नर्सिंग होम खुल जाएंगे, अपने आप कंपटीशन के हिसाब से ये अपने आप रेट्स गवर्न हो जाएंगे। इस समय समस्या क्या है कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल बहुत कम है, और जितने भी हैं वो खाली टीयर 1 टीयर 2 टाउन में, बेचारे सारे मरीज भीड़ की भीड़ वहां पे आती है। आपको मैंने एक डेटा बताया था शायद कि बिहार में 1,000 पॉपुलेशन के पीछे 0.3 बेड है। 1,000 के पीछे 0.3 बेड है सिर्फ। कर्नाटका में वही 4.2 है। तो आप देखिए कि बिहार की सारी जनता बेचारी कहाँ धक्के खाती खाती वो दिल्ली आती है, चेन्नई जाती है, इधर उधर जाती है। ये हमारे रीजन है, हम इसको रेगुलेट नहीं कर पाए हैं। कि हमें ये रेगुलेट करना था कि 1,000 पॉपुलेशन के पीछे कम से कम एक बेड तो हो। तो इसलिए मैं कहता हूं एक रेगुलेटर होना चाहिए था, जो हमारे यहाँ है नहीं, जो इन समस्याओं को सुलझाए और एक तरह से रेगुलेट करे पूरे इंडस्ट्री को। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सर। और आपकी बात को कंक्लूड करते हुए, अब जो आज हमने शुरुआत में आपको डेटा बताया था कि हॉस्पिटल के इलाज से दोगुने से ज्यादा इलाज जो है वो बाहरी खर्चे का है। आप थोड़ा सा समझिए जो डॉक्टर ज्ञानी ने बात बोली कि अगर आप हॉस्पिटल्स बढ़ाते हैं, सरकारी बेड्स बढ़ाते हैं, तो क्या हो सकता है। अब आज की हमारी जो स्टोरी थी उसको थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए। अब मैं इस तरह से इसको कहता हूं कि बाजार का यानी कि बाहरी इलाज के खर्चे से ठीक आधा सस्ता सरकारी अस्पतालों में है, अस्पताल के अंदर है। तो अगर आप अस्पताल के अंदर भर्ती होने की सहूलियत लोगों को दे दें, बेड्स दे दें, डॉक्टर्स दे दें, इलाज की सुविधा दे दें, और साथ ही साथ ओपीडी को बीमा के तहत ले आएं, तो फिर क्या बात है। तब तो इलाज काफ़ी सुलभ और सस्ता हो सकता है। लेकिन ये सारा काम सरकार को करना है, सरकारी स्तर पर करना है, राज्यों को मिलकर करना है, सरकार को मिलकर करना है। इसलिए ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पाले में हमेशा ये बात जाती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच सर।